एसेट डाइवर्सिफिकेशन वाइल जितना जरूरी है उतना ही कंफ्यूजिंग भी है। जैसे कि गोल्ड पीक पर है तो गोल्ड का एलोकेशन बढ़ाएं या नहीं, क्या इक्विटी गिरने वाली है तो डेट में इन्वेस्ट करके अपॉर्चुनिटी का वेट करें, कहीं मेरा पोर्टफोलियो इक्विटी हैवी तो नहीं हो गया है। ऐसे बहुत से सवाल हमारे सामने रहते हैं और एएमसी भी इसे अच्छी तरह समझती हैं और आपके लिए एक परफेक्ट प्रोडक्ट लेकर के आती हैं, और वो है मल्टी एसेट फंड। इसके पीछे प्रॉमिस बड़ा सिंपल सा है, आप हमारे फंड में इन्वेस्ट कीजिए और बाकी सब हम देख लेंगे। कौन से एसेट में कब और कितना इन्वेस्ट करना है ये हमारा हेडेक है, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वाइल ये प्रॉमिस पेपर पे तो ठीक है, बट रियलिटी में ये कितना इफेक्टिव है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में हम मल्टी एसेट फंड को थोड़ा सा ओपन करके देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो इस प्रॉमिस को वाकई में फुलफिल कर सकते हैं। हम ये भी जानेंगे कि क्या हमारे खुद का बनाया हुआ DIY पोर्टफोलियो एक मल्टी एसेट फंड से बेहतर परफॉर्म कर सकता है। मैं ये सब आपको थ्योरी के बेसिस पे नहीं बताऊंगा, बल्कि हम टॉप मल्टी एसेट फंड लेके उसे अपने बनाए पोर्टफोलियो से 6 डिफरेंट पैरामीटर्स में कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि रियलिटी क्या है। आई एम श्योर ये एनालिसिस आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए एंड आई एम श्योर आपको बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। हेलो जी, माय नेम इज अमित उपाध्याय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने एक लंबे कॉर्पोरेट करियर के बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव की है और मैं अपने इस चैनल के थ्रू अपनी ये लर्निंग आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पास एक बहुत एक्साइटिंग डेवलपमेंट भी है। मैं 30 नवंबर को पुणे में अपना पहला कम्युनिटी मीटअप प्लान कर रहा हूँ। वहां मैं नील बुराते के साथ मिलकर के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी और फॉरेन इन्वेस्टिंग पर डिस्कशन करूंगा और आप अपने सवालों के साथ हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये एक बड़ा ही स्मॉल ग्रुप इवेंट है, सो प्लीज अपना स्पॉट पहले जल्दी से बुक कर लीजिएगा। तो मल्टी एसेट फंड की रियलिटी समझने से पहले ये समझते हैं कि मल्टी एसेट फंड होते क्या हैं। मल्टी एसेट फंड की बिगिनिंग टेक्निकली अर्ली 2018 में हुई थी, जहां की सेबी ने एएमसी को फंड्स का एक क्लियर कैटेगराइजेशन का मैंडेट दिया था। यहाँ सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली मल्टी एसेट फंड को हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में रखा गया है, बट एक लिमिटेशन डाली कि इन फंड को मल्टी एसेट कैटेगराइज करने के लिए उन्हें एटलीस्ट 3 एसेट में मिनिमम 10% इन्वेस्ट करना कंपलसरी है। एसेट की डेफिनेशन में ब्रॉडली 5 मेन कैटेगरीज असाइन की गई। पहली है डोमेस्टिक इक्विटी, मींस इंडियन स्टॉक एंड ETF। दूसरी है डेट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। थर्ड है कमोडिटीज लाइक गोल्ड, सिल्वर और कमोडिटी ETF। और फोर्थ है रियल एस्टेट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक रीट, इनविट्स। और लास्ट में एक नई कैटेगरी असाइन हुई फॉरेन एसेट्स लाइक फॉरेन स्टॉक्स एंड ETF। ये बहुत ही एक्साइटिंग लगता है कि एक फंड इतनी सारी कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, तो डाइवर्सिफिकेशन का प्रॉब्लम देखे तो सॉल्व हो गया है। बट यहाँ एक कॉम्प्लिकेशन है। वाइल फंड्स इन सब कैटेगरी में इन्वेस्ट तो कर सकता है, बट 10% मिनिमम इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि 2 फंड एकदम डिफरेंट एसेट डिस्ट्रीब्यूशन रख सकते हैं और दोनों ही मल्टी एसेट कैटेगरी में होंगे। एग्जाम्पल के लिए एक फंड इक्विटी पे बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, तो वो 70% इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा, 15% डेट में और 15% गोल्ड में। वहीं अगर फंड बहुत ज्यादा डिफेंसिव है तो 40% इक्विटी में, 40% डेट में और 20% गोल्ड में इन्वेस्ट करेगा। दोनों ही मल्टी एसेट फंड कहलाएंगे, बट दोनों के रिटर्न और रिस्क प्रोफाइल बहुत ही डिफरेंट होंगे। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए और राइट चॉइस करने के लिए हम मल्टी एसेट फंड को अपने खुद के बनाए हुए DIY पोर्टफोलियो से कंपेयर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों मेथड में क्या फायदे और नुकसान है। ये कंपैरिजन हम प्रिसाइज रखने के लिए इसे 6 पैरामीटर के बेसिस पे करते हैं। ये पैरामीटर्स हैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एसेट एलोकेशन, रिस्क मैनेजमेंट, पास रिटर्न्स, टैक्सेबिलिटी, सिंप्लिसिटी ऑफ इन्वेस्टिंग और ट्रांसपेरेंसी। एक फेयर कंपैरिजन करने के लिए मुझे DIY पोर्टफोलियो एक मल्टी एसेट फंड की तरह ही 3 एसेट मिला करके बनाना पड़ेगा और इसके लिए मैं इक्विटी, गोल्ड और डेट को चुनूंगा। आई कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द मल्टी एसेट फंड्स अपना इक्विटी पार्ट 65% के आसपास रखते हैं
और इसके पीछे एक रीजन भी है। इससे फंड इक्विटी सेंट्रिक बनता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का थ्रेशोल्ड 1 ईयर हो जाता है। तो मैं अपना DIY पोर्टफोलियो एक एवरेज मल्टी एसेट फंड की तरह से ही 70% इक्विटी, 20% गोल्ड और 10% डेट का बनाता हूँ। इक्विटी के लिए मैं फ्लेक्सी कैप फंड चूज करता हूँ, गोल्ड के लिए गोल्ड म्यूचुअल फंड और डेट के लिए गिल्ड फंड चुनता हूं जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। एक फेयर कंपैरिजन करने के लिए मैं सभी कैटेगरीज के टॉप 10 फंड्स को लास्ट 5 इयर्स के रिटर्न के बेसिस पे चुनता हूं। 10 साल पहले मल्टी एसेट फंड थे ही नहीं, तो इसलिए 5 इयर्स पहले का जो ये ड्यूरेशन है ये काफी रीजनेबल है। तो हम आगे आने वाला कंपैरिजन इन टॉप 10 फंड्स के डिफरेंट पैरामीटर्स को एवरेज लेकर के करेंगे। ये 100% परफेक्ट मैकेनिज्म तो नहीं है, बट एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के लिए सफिशिएंट है। तो इक्विटी और डेट के लिए तो हम एक्टिव म्यूचुअल फंड चुन रहे हैं, बट हमारे 20% गोल्ड एलोकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करने के कई सारे तरीके हैं। और जब हम स्पेसिफिकली गोल्ड की बात करते हैं तो एक और कमोडिटी दिमाग में आती है, वो है सिल्वर। सिल्वर की बढ़ती हुई इंडस्ट्रियल डिमांड देखते हुए गोल्ड के साथ सिल्वर का मिक्स रखना एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हो सकती है। बट हमेशा सवाल आता है कि गोल्ड और सिल्वर में दोनों में से अगर इन्वेस्ट करना है तो इनका रेशियो कैसा होना चाहिए और इनका बैलेंस डायनेमिकली कैसे मैनेज करें। तो यहाँ मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा स्टेबल मनी को। स्टेबल मनी एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जहां आप आसानी से फिक्स्ड इनकम और सेफ इंस्ट्रूमेंट जैसे कि गोल्ड और सिल्वर म्यूचुअल फंड में आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ आपके पैसे केयरफुली सिलेक्टेड गोल्ड और सिल्वर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होते हैं और वो भी एक्सपर्ट सिलेक्टेड रेशियो में। यही चीज है जो ये इस प्लेटफॉर्म को सबसे अलग बनाती है। अगर बात करें ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तो ज्वेलरी लेना काफी महंगा होता है क्योंकि यहाँ 15 to 30% मेकिंग चार्जेस में चला जाता है और स्टोरेज का रिस्क भी रहता है। डिजिटल गोल्ड एप्स में भी 3 से 5% का मार्कअप होता है और ऑन टॉप ऑफ दैट 3% GST भी लगती है। और ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये एप्स जो है वो सेबी से रेगुलेटेड नहीं है। सेबी के रिसेंट नोटिस में भी ये हाईलाइट किया है कि डिजिटल गोल्ड अनरेगुलेटेड है और गोल्ड म्यूचुअल फंड एक बहुत ही बेहतर और सेफ ऑप्शन है। पर आपको अपना एलोकेशन रेशियो खुद मैनेज करना पड़ेगा और वहीं स्टेबल मनी अपनी इस यूनिक कैपेबिलिटी के साथ आता है और मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंगली एलोकेशन एडजस्ट करता रहता है। यहाँ एक एक्सपर्ट टीम हर महीने गोल्ड और सिल्वर मार्केट को एनालाइज करके आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट रेशियो डिसाइड करती है और इसे कहते हैं रीएलोकेशन टूल। और इससे एक ही ट्रांजैक्शन में आप गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट एक साथ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 100% गोल्ड 100% सिल्वर या अपना कस्टम रेशियो भी बना सकते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ आप 100 रुपीज से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और रेगुलर SIP भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ एक्सपेंस रेशियो 0.5% के करीब होता है। तो अगर आप सेफ, स्मार्ट और एक्सपर्ट बैक तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्टेबल मनी ऐप लेकर के आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और उसे आप चेक करके देख लीजिए। तो चलिए इस कंपैरिजन को शुरू करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एसेट एलोकेशन एक बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर है। हमारी इन्वेस्टिंग की जो जर्नी है वो पूरी तरह से यूनिफॉर्म नहीं होती है। आपके करियर के बिगनिंग में आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, बट जैसे जैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स के करीब आते हैं वैसे वैसे रिस्क रिड्यूस करना जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में आपके इन्वेस्टमेंट मेथड में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है कि आप अपनी लाइफ सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपनी रिस्क प्रोफाइल को चेंज कर सकें। इस एस्पेक्ट में देखें तो मल्टी एसेट फंड थोड़े से रिजिड होते हैं। ये एक तरीके के वेज थाली जैसे हैं। अब उसमें पनीर के साथ दाल तो आएगी, चाहे आपको पसंद हो या नहीं हो। जो रेस्टोरेंट का कॉम्बिनेशन है आपको उसी के साथ चलना ही पड़ता है। सेम वे अब अगर आप अपने करियर में बिगनिंग में हैं और हाई इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और डेट कम कर रखना चाहते हैं तो मल्टी एसेट फंड में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब इस सेम फंड में पॉसिबल है कि एक 20s का यंग प्रोफेशनल इन्वेस्ट कर रहा है और वहीं 50s का ऑलमोस्ट रिटायरिंग पर्सन भी इन्वेस्ट कर रहा है। दोनों की रिस्क एपेटाइट और उससे जुड़ा हुआ एसेट डिस्ट्रीब्यूशन अलग होना चाहिए। बट मल्टी एसेट फंड के लिए ये सब सेम है, हमारी वेज थाली की तरह ही। सो इवेंचुअली उनको सारी सिचुएशन को बैलेंस करना पड़ता है और इस बीच में कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइजिंग रास्ता उन्हें निकालना ही पड़ जाता है। वहीं अगर आप अपने DIY पोर्टफोलियो में अपना एसेट एलोकेशन खुद करते हैं तो आपके पास एडवांटेज होता है कि आप अपनी लाइफ सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपना एसेट एलोकेशन एक स्पेसिफिक बना सकते हैं।
फ्लेक्सिबिलिटी में एक और एस्पेक्ट है जो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, बट अक्सर लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। जब आप मल्टी एसेट फंड खरीदते या बेचते हैं, तो आप सारे एसेट में एक साथ अपना इन्वेस्टमेंट बेचते या खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए, आज जब गोल्ड पीक पर है और आपको पैसों की जरूरत पड़ी है, तो आपको अगर कुछ एसेट बेचने हैं तो गेस करके देखिए आप कौन सा एसेट बेचेंगे। अगर सारे एसेट अलग अलग हैं तो गोल्ड बेचना ही बेटर चॉइस होगा, बिकॉज वो आज के टाइम में पीक पर है। बट आप ऐसा मल्टी एसेट फंड में कभी नहीं कर सकते। जब आप सेल करेंगे तो सारे एसेट एक साथ सेल हो जाएंगे, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा एसेट पीक पर है या बॉटम पर है। मल्टी एसेट फंड में आपके पास ये चॉइस कहीं ना कहीं खत्म ही हो जाती है। डीआईवाई पोर्टफोलियो में जरूरत पड़ने पर जो एसेट पीक पर है या ओवर वैल्यूड है, आप उसे बेच सकते हैं, और इससे आपका पोर्टफोलियो सेफ रहेगा। सो फ्लेक्सिबिलिटी के पैरामीटर में तो डीआईवाई पोर्टफोलियो मल्टी एसेट फंड से बेटर परफॉर्म करता है। नेक्स्ट पैरामीटर है रिस्क मैनेजमेंट। इसके लिए मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन एज ए पैरामीटर को चुना है। ये एक रिस्क पैरामीटर है जो कि सभी एसेट क्लासेस में कॉमन है। इससे ये पता चलता है कि एसेट कितना ज्यादा वॉलेटाइल है, मींस अपने एवरेज रिटर्न से कितना फ्लक्चुएट करता है। हमारी टेबल में मल्टी एसेट फंड के एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन को देखेंगे तो 7.9% के करीब आता है। वहीं अगर आप हमारे डीआईवाई मिक्स को देखेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 8.9% के करीब आता है। इस कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन को कंप्यूट करने में काफी मेहनत लगी। जो मैथ स्टूडेंट रहे हैं वो समझ सकते हैं कि ये काफी कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम है। मेरी मैथ का थोड़ा सा इसमें टेस्ट हो गया, अगर जेमिनी नहीं होता तो शायद मैं नहीं कर पाता। वाइल ये फर्क बहुत बड़ा नहीं है, बट ये इम्पोर्टेंट है कि इससे ये समझ में आता है कि एक मल्टी एसेट फंड जो कि एक फंड मैनेजर मैनेज करता है, वो वोलेटिलिटी को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाता है। तो इस रिस्क मैनेजमेंट के एस्पेक्ट में मल्टी एसेट फंड जो है वो बेहतर परफॉर्म करते हैं। आई एम श्योर नेक्स्ट पैरामीटर आपका फेवरेट है, और वो है पास रिटर्न। यहाँ पास रिटर्न्स के एस्पेक्ट में देखें तो ऑन एन एवरेज मल्टी एसेट फंड ने 5 इयर्स में 19% के करीब रिटर्न दिए हैं, और वहीं हमारे डीआईवाई पोर्टफोलियो ने लगभग 2% ज्यादा 21% रिटर्न दिए हैं। एक्चुअली मल्टी एसेट फंड के रिटर्न्स भी काफी अच्छे ही हैं, और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है लास्ट 1 ईयर के रिटर्न। लास्ट 1 ईयर में मल्टी एसेट फंड ने 13% के करीब रिटर्न दिया है, जबकि इक्विटी में कोई खास ग्रोथ नहीं हुई है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है उनका गोल्ड में इन्वेस्टमेंट। पर इसी डाइवर्सिफिकेशन ने हमारे पोर्टफोलियो को भी लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट 14% का रिटर्न दिया है, जबकि हमारा गोल्ड एलोकेशन तो यूनिफॉर्म ही रहा है। सो यहाँ भी हमारा डीआईवाई पोर्टफोलियो बेहतर ही परफॉर्म कर रहा है, इवन इफ हमने उसमें कुछ खास चेंजेस किए नहीं हैं। सो दिस टेल्स कि हमारा डीआईवाई पोर्टफोलियो चाहे स्टैटिक एलोकेशन पर है, बट ये स्टिल मल्टी एसेट फंड से बेहतर रिटर्न दे रहा है। फोर्थ पैरामीटर है टैक्सेबिलिटी। यहाँ मल्टी एसेट फंड को एक बड़ा एडवांटेज है। इंडियन टैक्स रेगुलेशन एक म्यूचुअल फंड के अंदर हुए बाय और सेल को टैक्स नहीं करती है। मींस अगर इक्विटी बेचा और गोल्ड खरीदा तो एएमसी को इक्विटी सेलिंग पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वहीं अगर आप अपने खुद के पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए कोई एसेट बेचते या खरीदते हैं तो गेन पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। सो डीआईवाई पोर्टफोलियो में आपको कॉन्स्टेंटली वॉच रखना पड़ेगा कि एसेट एलोकेशन कैसा है, और उसके हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। वहीं मल्टी एसेट फंड में ये सब फंड के अंदर ही होता रहता है, और आपको इसके लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। तो इस पैरामीटर में तो मल्टी एसेट फंड आपके डीआईवाई पोर्टफोलियो से बेटर है। इससे जुड़ा हुआ फिफ्थ फैक्टर है सिंप्लिसिटी इन इन्वेस्टिंग। आप समझ ही गए होंगे कि एक मल्टी एसेट फंड आपको एसेट एलोकेशन की सारी चिंताओं से बचा करके रखता है, और आपको एसेट के ट्रेंड्स, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं होती है। तो ऐसा पोर्टफोलियो मैनेज करना काफी आसान हो जाता है। वहीं आप अपने खुद के एसेट एलोकेशन को मैनेज करते हैं तो थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, और इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल को थोड़ा सा सीखना भी पड़ेगा। तो सिंप्लिसिटी के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो मल्टी एसेट फंड बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। लास्ट और एक बड़ा ही क्रिटिकल फैक्टर है ट्रांसपेरेंसी। मल्टी एसेट फंड कहीं भी ट्रांसपेरेंटली ये नहीं बताते हैं कि उनका फंड किन एसेट में इन्वेस्ट करने वाला है और वो उनका परसेंटेज एलोकेशन कैसा रखने वाले हैं। ये सिर्फ आप उनके बेंचमार्क को देख करके ही समझ सकते हैं। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। इस कैटेगरी के बेस्ट परफॉर्मिंग फंड को अगर देखेंगे, जो कि क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, उनका बेंचमार्क है 65% निफ्टी 500,
15% बॉन्ड इंडेक्स और 20% कमोडिटी। इसका मतलब ये है कि वो 65% के अराउंड इक्विटी में, 20% कमोडिटी में इन्वेस्ट करने चाहिए। बट आपको जान करके थोड़ा शॉक लगेगा कि इस फंड का अगर करंट एलोकेशन मॉर्निंग स्टार में देखेंगे तो 61% तो इक्विटी में है जो कि बेंचमार्क से अलाइंड है, बट 24% कैश में है और लेस देन 10% गोल्ड में है। तो ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। आप सोच रहे होंगे कि मल्टी एसेट है तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होगा ही, बट ऐसा जरूरी नहीं है। ये एक एग्जाम्पल है और ऐसे सिमिलर ट्रेंड्स मैंने और भी कई फंड्स में देखे हैं। यहाँ तक कि अगर कोई फंड चाहे तो अपनी बेंचमार्क को चेंज करके एसेट एलोकेशन बदल भी सकता है और तब भी वो मल्टी एसेट फंड ही रहेगा। सो आपने क्लोजली वॉच नहीं किया तो फंड में क्या चेंज हो रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा। एक कॉमन एस्पेक्ट है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मेजॉरिटी ऑफ द मल्टी एसेट फंड इक्विटी सेंट्रिक ही हैं और दूसरे एसेट में एलोकेशन अक्सर बेयर मिनिमम ही रखते हैं। तो फैक्चुअली देखा जाए तो ये सभी इक्विटी फंड ही हुए, सो विच इज लिटिल बिट सरप्राइजिंग। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको ऐसे फंड भी मिल जाएंगे जो सिर्फ नाम से मल्टी एसेट फंड हैं, बट रियलिटी के अंदर वो बहुत सारे एसेट के अंदर कोई मीनिंगफुल इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे हैं। यही आप अपने डीआईवाई पोर्टफोलियो में क्लियरली जानते हैं और कंट्रोल करते हैं कि आपका लोकेशन क्या है। तो ट्रांसपेरेंसी में तो आपका डीआईवाई पोर्टफोलियो मल्टी एसेट फंड से कहीं बेहतर है। तो एंड में ये सवाल आता है कि एज एन इन्वेस्टर मुझे क्या करना चाहिए। फैक्चुअली ये चॉइस आपकी इन्वेस्टिंग स्टाइल पर डिपेंड करती है। अगर आप हैंड्स ऑन इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट लेते हैं, जनरल फिनेंस के मैक्रो ट्रेंड पर नज़र रखते हैं और इन्वेस्टिंग के लिए थोड़ा सा टाइम भी दे सकते हैं, तो आपको अपना खुद का एसेट डाइवर्सिफिकेशन चुनना चाहिए और वो आपके डीआईवाई पोर्टफोलियो के थ्रू आपको मिल सकता है। ऐसे में आप मल्टी एसेट फंड से बेहतर रिटर्न अचीव कर सकते हैं। वहीं अगर आप डिफरेंट एसेट के रेशियो चुनना और फंड चुनने की कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना चाहते, रीबैलेंसिंग वर्ड आपको आउट ऑफ बैलेंस कर देता है और मार्केट वोलेटिलिटी देख करके आपको एंजाइटी होती है और कुछ लोअर परसेंटेज रिटर्न से आप सेटिस्फाई हो सकते हैं, तो मल्टी एसेट फंड एक अच्छी चॉइस हो सकती है। बट बी केयरफुल, यहाँ मल्टी एसेट फंड को ब्लाइंडली कभी मत चुनिएगा। हर मल्टी एसेट फंड डिफरेंट बिहेवियर कर सकता है। ये हमेशा याद रखिए कि ये आपके हार्ड एंड मनी की बात है। एएमसी का काम है प्रोडक्ट बेचना और आपका काम है समझदारी से इसे चुनना। इसलिए चाहे मल्टी एसेट फंड ले या डीआईवाई ले, हमेशा उसके पीछे एक सॉलिड रिसर्च जरूर कीजिएगा। आपका पोर्टफोलियो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को डिसाइड करता है, तो यहाँ पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप मल्टी एसेट फंड कैसे चुनना है ये समझना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप पुणे में रहते हैं तो आप मेरे मीटअप में ज्वाइन करने के लिए लिंक को चेक कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।